अकबर के दरबार में रोज नई नई समस्याओं पर चर्चा होती थी। एक दिन दरबार में एक व्यापारी के खिलाफ शिकायतें आईं। कहा गया कि वह बर्तनों का व्यापारी बेहद लालची था, ग्राहकों से मनमानी कीमत वसूलता और ठगी करता, लेकिन उसकी ठगी को कभी कोई साबित नहीं कर पाया। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की हकीकत सबके सामने लानी होगी। जाओ और इसे ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा किसी को ठगने की हिम्मत न करे। बीरबल ने व्यापारी को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले ही दिन वह साधारण कपड़े पहनकर व्यापारी की दुकान पर पहुंचे। सेठ जी, मुझे 3 बड़े पतीले किराए पर चाहिए, क्या आप देंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा। व्यापारी ने सिर हिलाया, क्यों नहीं, मेरे पतीले सबसे मजबूत हैं। किराया थोड़ा ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, आपकी चीजें तो नामचीन हैं। बस 3 दिन के लिए चाहिए। बीरबल ने पैसे दिए और पतीले लेकर चले गए। 3 दिन बाद बीरबल व्यापारी की दुकान पर लौटे। 3 बड़े पतीलों के साथ उन्होंने एक छोटी पतीली भी साथ लाकर रख दी। इस सेठ जी, आपके पतीलों ने बच्चा दे दिया है। ये रही उनकी संतान। व्यापारी चौंक गया, फिर लालच से मुस्कुराते हुए बोला, वाह, मेरे पतीले ने बच्चा दे दिया, यह तो अद्भुत बात है। बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, यह छोटी पतीली अब आपकी है, इसे रख लीजिए। व्यापारी खुश होकर छोटी पतीली रख ली। उसने सोचा कि बिना कुछ किए उसे मुनाफा मिल रहा है। कुछ दिनों बाद बीरबल फिर व्यापारी के पास पहुंचे। इस सेठ जी, मुझे फिर एक बड़ा पतीला चाहिए, पिछली बार की तरह किश्तों पर दे दीजिए। व्यापारी ने खुशी खुशी पतीला दे दिया। उसे लगा कि शायद इस बार भी पतीला संतान देगा, लेकिन इस बार कहानी ने मोड़ लिया। अगले दिन बीरबल व्यापारी के पास लौटे। उनके चेहरे पर उदासी थी। इस सेठ जी, आपके पतीले की मृत्यु हो गई, बहुत अफसोस है। व्यापारी यह सुनकर गुस्से में भर गया। मृत्यु? यह क्या मजाक है? पतीले कभी मरते हैं भला? बीरबल ने गंभीरता से कहा, अगर पतीला बच्चा दे सकता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्या यह असंभव है? यह सुनकर व्यापारी आग बबूला हो गया। उसने बीरबल पर आरोप लगाया कि वह उसका पतीला चुराना चाहता है। बीरबल ने कहा, इस पर फैसला दरबार में होगा, वही न्याय होगा। दरबार में अकबर के सामने मामला पेश किया गया। व्यापारी ने अपनी बात रखी। बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे पहले व्यापारी ने लालच में आकर पतीले का बच्चा मान लिया और अब मृत्यु को नकार रहा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, जब आपने बच्चा देने की बात मानी तो मृत्यु को कैसे नकार सकते हैं? यह साफ है कि आप लालची हैं और दूसरों को ठगते हैं। व्यापारी शर्मिंदा हो गया। उसने लोगों को ठगने की अपनी आदत छोड़ने का वादा किया। अकबर ने उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह किस्सा पूरे राज्य में मशहूर हुआ और लोगों ने सीखा कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। दरबार में सबने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। कहानी 2। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और उसका मन बहुत उदास था। वह सोच रहा था कि उसकी साम्राज्य की स्थिति कैसी रहेगी। उसी समय दरबार में एक पंडित आया। यह पंडित अपने ज्ञान का बहुत घमंड करता था और अपने आप को महानतम ज्ञानी समझता था। उसने अकबर से कहा, महाराज,
मैं उन सभी सवालों के जवाब दे सकता हूं जो आप मुझे पूछेंगे। अगर आप मुझसे कुछ पूछें तो मुझे इसका उत्तर जरूर मिलेगा। अकबर ने पंडित की चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने चुपचाप अपनी जगह से उठकर पंडित की चुनौती को देखा। अकबर ने पंडित से कहा, तो ठीक है, तुम्हारे पास इतनी विद्वत्ता है तो क्या तुम मुझे और मेरे दरबारियों को एक ऐसा सवाल दे सकते हो जिसका उत्तर हम सब नहीं दे सकें? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बिल्कुल आसान है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग उसका उत्तर ढूंढकर दिखाइए। पंडित ने जो सवाल पूछा वह था, कृपया मुझे एक ऐसा वस्तु बताइए जो न पैदा हुई हो, न मरी हो और न ही कभी समाप्त हुई हो। सभी दरबारियों के चेहरे पर असमंजस था। इस सवाल का उत्तर ढूंढना उनके लिए बहुत कठिन था। अकबर खुद भी यह सोचने में चुप हो गए। बीरबल जो चुपचाप सुन रहा था, अब उसे समझ में आ गया कि यह पंडित क्या करना चाहता है। वह जानता था कि यह सवाल केवल एक बात पर आधारित है जो शायद पंडित की घमंड को तोड़ सके। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और पंडित से कहा, महाराज, मुझे 1 मिनट दीजिए। फिर बीरबल एक कोने में खड़े हुए और कुछ सोचने लगे। कुछ ही क्षणों में वह वापस आए और पंडित से कहा, पंडित जी, आपका सवाल बहुत दिलचस्प था। अगर मैं इसका उत्तर दूं तो क्या आप इसका सही उत्तर मानेंगे? पंडित ने घमंड से कहा, बिल्कुल। अगर तुम इसका सही उत्तर ढूंढ सकते हो तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत था। बीरबल ने कहा, तो ध्यान से सुनिए। इस सवाल का जवाब है समय। सभी दरबारी और अकबर चौंक गए। पंडित भी हैरान हो गया और उसने बीरबल से पूछा, समय? यह कैसे हो सकता है? समय कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरा नहीं और कभी समाप्त नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर देखा। अकबर ने सिर झुकाकर बीरबल की चतुराई को सराहा। पंडित अब चुप था। बीरबल ने फिर कहा, समय वह चीज है जो बिना किसी के नियंत्रण के चलता रहता है। यह कभी जन्म नहीं लेता, नहीं मरता है और न ही कभी समाप्त होता है। समय अपने आप में एक निरंतरता है। पंडित अब अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा था कि वह अकबर को या उनके दरबारियों को किसी सवाल से घेर लेगा, लेकिन बीरबल की चतुराई ने उसे न केवल चौंकाया बल्कि उसकी विद्वत्ता का घमंड भी तोड़ दिया। वह कुछ देर चुप रहा और फिर अकबर से बोला, मुझे स्वीकार है कि मैं इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल ने अपनी चतुराई से मुझे हराया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका ज्ञान सराहनीय है, लेकिन कभी कभी ज्ञान का घमंड विनाशक हो सकता है। बीरबल ने हमें यह दिखाया कि सरलता और चतुराई से बड़े सवालों का हल निकल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हर किसी के पास कोई न कोई विशेषता होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी यह साबित करती है कि जीवन में कभी भी किसी को छोटा या अज्ञानी नहीं समझना चाहिए। समाप्त। कहानी 3। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे साम्राज्य में होती थी। हर बार जब बीरबल किसी कठिन समस्या का हल निकालते तो उनकी प्रशंसा होती। लेकिन एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न ऐसी समस्या खड़ी की जाए जिसका समाधान खुद बीरबल के लिए भी नामुमकिन हो। यह विचार उनके मन में इस तरह आया कि उन्होंने बीरबल के धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की योजना बनाई। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, राज्य के वैद्यराज ने एक असाध्य रोग के लिए दवा में बकरे का दूध इस्तेमाल करने को कहा है। तुम कल तक यह दूध लाकर दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल को थोड़ी देर तक समझ नहीं आया कि इस अनोखी मांग का उत्तर क्या दिया जाए।
लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और झुककर कहा, जहां पनाह, जैसा हुक्म। लेकिन इस काम में कुछ वक्त लग सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 2-4 दिन का समय दिया जाता है। अगर यह काम पूरा नहीं कर सके तो मैं मान लूंगा कि हर समस्या का हल तुम्हारे पास नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आप निराश नहीं होंगे। बीरबल अपने घर पहुंचे और इस असंभव कार्य पर विचार करने लगे। एक बकरे का दूध लाना एक कल्पना मात्र थी, लेकिन इसके माध्यम से उन्हें अकबर को सबक सिखाना था। उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए अपनी बेटी का सहारा लेने का फैसला किया। उनकी बेटी 18 वर्ष की थी, बुद्धिमान, साहसी और तेजतर्रार। बेटी, बीरबल ने गंभीरता से कहा, आज तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बादशाह को उनकी गलती का एहसास हो और वे अपनी मांग वापस ले लें। बेटी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, पिताजी, बताइए मुझे क्या करना है। बीरबल ने योजना समझाई। उसी रात बीरबल की बेटी को यमुना घाट पर बादशाह के महल के पास कपड़े धोने भेजा गया। रात गहराते ही बीरबल की बेटी घाट पर कपड़े धोने लगी। कपड़े धोने की आवाज इतनी तेज थी कि बादशाह की नींद टूट गई। उन्होंने गुस्से में सिपाहियों को बुलाकर पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? कौन इतनी रात को हमारे महल के पास कपड़े धो रहा है? सिपाही तुरंत घाट पर पहुंचे और देखा कि एक सुंदर, साहसी लड़की वहां कपड़े धो रही थी। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने डांटते हुए कहा, मैं अपने काम में व्यस्त हूं। जब बादशाह सलामत को मेरी जरूरत होगी तब मैं खुद उनके सामने जाऊंगी। सिपाही लड़की के आत्मविश्वास से हैरान थे। वे वापस महल लौटे और बादशाह को सारी बात बताई। बड़ी गुस्ताखी है, अकबर गुस्से में बोले। नगर कोतवाल को बुलाओ। अगर वह लड़की शराफत से नहीं आती तो उसे गिरफ्तार करके लाओ। कुछ ही देर में नगर कोतवाल ने लड़की को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया। अकबर ने गुस्से में पूछा, ऐ लड़की, तुझे कोई और समय नहीं मिला था कपड़े धोने का? आधी रात को महल के नीचे यह शोर मचाने का क्या मतलब है? लड़की ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं जानती हूं कि आपके महल के पास मेरी इज्जत और सुरक्षा महफूज रहेगी, इसलिए यहां आई हूं। अकबर उसकी हिम्मत से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने पूछा, फिर भी आधी रात को कपड़े धोने का क्या तुक है? लड़की ने कहा, हुजूर, मजबूरी थी। मेरे पिता ने सुबह ही एक बच्चे को जन्म दिया है। माँ मेरी है नहीं, दिन भर उनकी देखभाल मुझे करनी पड़ी। रात में खाना बनाने के बाद सोचा कि अगर गंदे कपड़े धुल न गए तो सुबह उनके इस्तेमाल के लिए कपड़े नहीं होंगे। क्या बकवास कर रही हो? मर्द बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अकबर चौंक गए। लड़की मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं हुजूर? अगर बकरा दूध दे सकता है तो मर्द बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। अकबर यह सुनकर हतप्रभ रह गए। कुछ पल तक खामोश रहे, फिर जोर से हंस पड़े। मैं समझ गया, तुम बीरबल की बेटी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। इतनी बुद्धिमत्ता और साहस केवल बीरबल के घर से ही आ सकता है। लड़की ने झुककर कहा, हुजूर, आपने सही पहचाना, मैं बीरबल की बेटी हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, जाओ, अपने पिता से कहो कि उनका आदेश वापस ले लिया गया है। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। बादशाह ने बीरबल की बेटी को इनाम देकर ससम्मान घर भेजा। इस घटना के बाद अकबर ने तय किया कि वह कभी किसी असंभव कार्य का आदेश नहीं देंगे। इस कहानी ने दरबार में और पूरे राज्य में यह संदेश दिया कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
बीरबल की बेटी की निडरता और अक्लमंदी ने साबित कर दिया कि बीरबल का परिवार भी उतना ही बुद्धिमान है। इस घटना ने अकबर और बीरबल के संबंधों को और मजबूत किया और यह किस्सा सालों तक याद किया गया। कहानी 3। दरबार में हमेशा एक खास रौनक रहती थी। अकबर के दरबार में दूर दूर से विद्वान, कलाकार और चतुर लोग आते थे, लेकिन उनमें से सबसे खास थे बीरबल, जो अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की चतुराई की एक अनोखी परीक्षा ली जाए। सुबह का समय था। दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। सभी दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अकबर ने एक कागज मंगवाया और उस पर अपनी पेंसिल से एक सीधी लकीर खींच दी। फिर उन्होंने कागज बीरबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लकीर मैंने खींची है। तुम्हें इसे न तो मिटाना है, न बढ़ाना है और न ही घटाना है, लेकिन इसे छोटी करके दिखाओ। तुम्हारे पास एक दिन का समय है। सभी दरबारी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह कैसी पहेली थी? बीरबल ने कागज उठाया और उसे ध्यान से देखा। फिर मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। मैं कल इसका उत्तर दूंगा। बीरबल घर गए। उन्होंने समस्या पर विचार किया। हल न तो मुश्किल था, न आसान। यह बुद्धि और दृष्टिकोण का खेल था। अगले दिन दरबार में सभी उत्सुक थे। बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। कागज उनके हाथ में था। जहांपनाह, बीरबल बोले, आपकी चुनौती का उत्तर तैयार है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर दिखाओ। बीरबल ने कागज लिया और पहली लकीर के ठीक नीचे एक और लकीर खींच दी। यह लकीर पहले से बड़ी थी। फिर बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, देखिए, मैंने आपकी लकीर को बिना छुए इसे छोटी कर दिया है। यह अब छोटी दिखने लगी है क्योंकि इसके नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी गई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर जोरदार ठहाका गूंजा। अकबर ने ताली बजाई और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने उन्हें सोने की मुद्राओं से भरा एक थैला इनाम में दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि हर समस्या का समाधान दृष्टिकोण बदलने में छिपा होता है। यह जीवन का बड़ा सबक है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी शिक्षाओं का ही परिणाम है। दरबार की रौनक फिर लौट आई और बीरबल की बुद्धिमानी का यह किस्सा सबके दिलों में बस गया। कहानी 4। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके पास दरबारी और मंत्री बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अकबर का मन इस समय किसी और ही विचार में डूबा हुआ था। अकबर ने अचानक दरबार में एक गूढ़ सवाल उठाया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 4 प्रश्न पूछता हूँ। तुम इसका उत्तर देने में सक्षम हो तो मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सलाम करूंगा। यदि तुम इनमें से कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाए तो मुझे यह समझने का अवसर मिलेगा कि तुम्हारी बुद्धि भी सीमित है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा के अनुसार मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने कहा, ये 4 प्रश्न हैं। 1, जो यहाँ हो वहाँ नहीं। 2, जो वहाँ हो यहाँ नहीं।
3 जो यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। 4 जो यहाँ और वहाँ दोनों जगह हो। यह सुनकर दरबार में सभी लोग चौंक गए। किसी को समझ में नहीं आया कि इन सवालों का उत्तर क्या हो सकता है। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, इन सवालों का उत्तर कहाँ से मिलेगा। बीरबल ने बिना घबराए कहा, जहां पनाह, मुझे इन सवालों का उत्तर देने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना, इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा। बीरबल ने फिर सभी से अनुमति लेकर 2 दिन का समय लिया और दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल 2 दिनों तक लगातार विचार करते रहे। उन्हें इस बात का एहसास था कि सवाल जितने गूढ़ थे, उतने ही आसान भी हो सकते हैं यदि उन्हें सही दृष्टिकोण से देखा जाए। उन्होंने इन सवालों का हल ढूंढने के लिए कुछ लोगों को अपने पास बुलाने का फैसला किया। अगले दिन बीरबल एक वेश्या, एक साधु, एक भिखारी और एक दानवीर सेठ को अपने पास बुलाकर उन्हें दरबार में अकबर के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर रहे थे। उनके दिमाग में यह विचार था कि इन 4 व्यक्तियों के माध्यम से वह अकबर के सवालों का हल ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले बीरबल ने वेश्या को दरबार में लाया। वेश्या एक सुंदर और आकर्षक महिला थी, जो शारीरिक सुख के लिए जानी जाती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, यह वेश्या है जो यहाँ दुनिया में सुखी और संपन्न है, लेकिन यह पाप करती है और इसलिए स्वर्ग में इसका कोई स्थान नहीं है। अकबर को बीरबल का उत्तर समझ में आ गया और वह चुप रहे। फिर बीरबल ने साधु को दरबार में पेश किया। साधु तपस्वी था, जो सांसारिक सुखों से दूर तपस्या करने में लीन था। बीरबल ने कहा, यह साधु यहाँ दुनिया में कष्ट भोग रहा है, लेकिन इसके तप और साधना के कारण परलोक में यानी स्वर्ग में इसे सुख मिलेगा। अकबर अब बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गए। अब बीरबल ने भिखारी को आगे किया। भिखारी की स्थिति बहुत ही दीनहीन थी। वह हमेशा भिक्षाटन करता था और संतुष्ट नहीं था। बीरबल ने कहा, यह भिखारी यहाँ भी दुख भोग रहा है और इसके कर्मों के कारण परलोक में भी यह दुख भोगेगा। अकबर अब तक पूरी तरह से बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो चुके थे। आखिरकार बीरबल ने दानवीर सेठ को दरबार में पेश किया। सेठ एक संपन्न व्यापारी था, जो न केवल अपने व्यापार से खुश था, बल्कि निर्धन और जरूरतमंदों को दान भी देता था। बीरबल ने कहा, यह दानवीर सेठ यहाँ दुनिया में सुखी है, क्योंकि वह धन का सही उपयोग करता है। वह गरीबों को दान देता है और इस कारण वह परलोक में भी सुख पाएगा। अकबर ने बीरबल का उत्तर सुना और मुस्कुराए। अकबर ने पहले सवाल का उत्तर पूछा, जो यहाँ हो वहाँ नहीं। बीरबल ने कहा, यह वेश्या है जो यहाँ सुखी है, लेकिन इसके पाप के कारण यह स्वर्ग में नहीं जा सकती। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, जो वहाँ हो यहाँ नहीं। बीरबल ने साधु की ओर इशारा किया और कहा, यह साधु यहाँ कष्ट भोग रहा है, लेकिन उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे परलोक में सुख मिलेगा। तीसरे सवाल का उत्तर देने के लिए बीरबल ने भिखारी की ओर इशारा किया। यह भिखारी यहाँ भी दुखी है और इसके कर्मों के कारण यह परलोक में भी दुख भोगेगा। अकबर ने चौथा सवाल पूछा, जो यहाँ और वहाँ दोनों जगह हो। बीरबल ने दानवीर सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सेठ यहाँ सुखी है और क्योंकि वह दान करता है, वह परलोक में भी सुखी रहेगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। वह समझ गए कि बीरबल ने इन गूढ़ सवालों का हल ढूंढ लिया है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और विवेक की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि को सलाम करता हूँ। फिर अकबर ने वेश्या को मुआवजा, साधु को सम्मान, भिखारी को दान और सेठ को उपाधि देकर विदा किया।
बीरबल ने अपनी चतुराई और सही दृष्टिकोण से उन सवालों का उत्तर दिया और अकबर ने यह समझा कि हर समस्या का समाधान सूझबूझ और समझदारी से किया जा सकता है। यह कहानी यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान ढूंढ सकते हैं। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी जटिल सवाल का उत्तर सही दृष्टिकोण और गहरी सोच से पाया जा सकता है। कहानी 5। एक गर्म दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह दिन अकबर के लिए विशेष था, क्योंकि उनकी सत्ता और साम्राज्य की सीमा का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दरबारियों की शाही सभा में अकबर का मूड कुछ अलग था। उनका आत्मविश्वास और घमंड इस समय चरम पर था। कहो दरबारियों, अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, क्या ऐसा कोई काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? अकबर का स्वर गर्व से भरा हुआ था। उनका उद्देश्य सिर्फ दरबारियों से प्रशंसा प्राप्त करना था, ताकि उनका आत्ममूल्य और बढ़ सके। उनके सवाल का जवाब देने के लिए सभी दरबारी तैयार थे, और जैसे ही सवाल उठाया गया, एक एक कर सभी दरबारी अपनी अपनी चापलूसी करने में जुट गए। पहला दरबारी, जो अकबर का प्रिय था, झुका और चापलूसी करते हुए बोला, हुजूर, आप वाकई एक महान बादशाह हैं। आप हर काम में सक्षम हैं, बस सूरज, चांद और दुनिया को आप नहीं बना सकते। आप मृत्यु को भी हरा नहीं सकते। आप केवल न्याय का पालन करते हैं और अन्याय कभी नहीं कर सकते। अकबर ने उस दरबारी की बातों पर हंसी उड़ाई और उसकी बातें सुनते हुए सिर झुकाया। बादशाह का घमंड और बढ़ा। सभी दरबारी एक के बाद एक अकबर की बड़ाई करते गए। कुछ ने उन्हें परमेश्वर के समान महान बताया, तो कुछ ने उनके साम्राज्य को अपराजय कह दिया। बादशाह अकबर को पूरी तरह से यह एहसास हो गया कि उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। लेकिन एक सवाल था जो उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उन्होंने यह प्रश्न बीरबल से किया, तुम तो हमेशा सच्ची बातें करते हो बीरबल, मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई काम है जो मैं नहीं कर सकता? यह सवाल अकबर ने बिना किसी कूटनीति या चापलूसी के पूछा। उनकी आंखों में एक झलक थी, जैसे वह चाहते हों कि बीरबल उनकी बड़ाई करे, जैसे अन्य दरबारी करते आए थे। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा। वह अकबर की बुद्धिमत्ता और समझदारी से पूरी तरह वाकिफ थे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि अकबर का घमंड अब सीमा से बाहर हो रहा था। बीरबल जानते थे कि इस सवाल का उत्तर अगर सच कहा गया तो अकबर को बुरा लग सकता था, लेकिन बीरबल हमेशा अपनी सच्चाई के लिए खड़ा रहता था, चाहे फिर वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो। जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, सच बात तो यह है कि आप बहुत से काम नहीं कर सकते। अकबर की आंखों में चिंगारी आ गई। उन्होंने क्रोधित स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो बीरबल? तुम कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं केवल सच्चाई बता रहा हूं। जैसे अकबर ने फिर से पूछा, कौन से काम हैं जो मैं नहीं कर सकता? बीरबल ने बिना किसी डर के उत्तर दिया, आप अपनी हथेली पर बाल नहीं उगा सकते, आप भूख को वश में नहीं कर सकते, आप आदमी को जानवर और जानवर को आदमी नहीं बना सकते, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप औरतों की तरह प्रसव पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। बीरबल की ये बातें अकबर के घमंड को जैसे ठंडे पानी का छींटा बनकर उड़ा दीं। वह पूरी तरह से चुप हो गए। उनका चेहरा क्रोध से लाल था, लेकिन बीरबल की सच्चाई को लेकर उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अकबर का गर्व अब चुरमुराकर टूटने लगा था। अकबर बीरबल के उत्तर से कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में गहरी सोच के बादल तैर रहे थे। उन्होंने बीरबल की सच्चाई को समझा,
लेकिन वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका घमंड अब एक चुनौती बन चुका था और वह इस चुनौती को चुनौती के रूप में ही देख रहे थे। अकबर ने अपनी आवाज को फिर से ऊंचा किया, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं महान नहीं हूं? क्या मेरी शक्तियां सीमित हैं? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। आपकी शक्ति भी सीमित है। इस दुनिया में हर किसी को अपनी सीमाओं का एहसास होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सीमाओं को समझकर ही असली शक्ति मिलती है। बीरबल के शब्दों ने अकबर के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। वह सच में अपनी शक्ति के बारे में सोचने लगे थे। बीरबल ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। अकबर अब यह समझ गए थे कि उनका घमंड एक भ्रम था और असली शक्ति अपनी सीमाओं को स्वीकारने में थी। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। उनका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी बीरबल। मैंने हमेशा सोचा कि मैं अजेय हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी शक्ति की भी कुछ सीमाएं हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह सच है कि हर किसी की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन वही व्यक्ति महान होता है जो अपनी सीमाओं को पहचानता है और उनका सम्मान करता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी सच्चाई और बुद्धिमत्ता ने मुझे एक नई दृष्टि दी है बीरबल। तुमसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। इस घटना के बाद अकबर का घमंड कुछ कम हुआ और उन्होंने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया। बीरबल की सच्ची बातों ने अकबर को न सिर्फ एक अच्छे शासक बनने की प्रेरणा दी, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की भी सीख दी। कहानी का यह अंत हमें यह सिखाता है कि घमंड, चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, कभी भी हमें अपनी सीमाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति आत्मसंवेदनशीलता और सच को स्वीकार करने में है। कहानी 6। अकबर का दरबार हमेशा से बहुत ही रंगीन और शाही रहा था। बादशाह अकबर खुद एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन कुछ दरबारी थे जो बीरबल से नफरत करते थे। ये दरबारी बीरबल को अकबर की नजरों में गिराने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते थे। उन्होंने एक दिन एक साजिश रचने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था कि अकबर को यह यकीन दिलाना कि बीरबल केवल चापलूसी करने में माहिर है और किसी भी मामले में ज्ञान नहीं रखते। बादशाह अकबर की एक आदत थी, वह रोज शाम को दरबार में अपनी नींद पूरी करने से पहले कहानियां सुनना पसंद करते थे। दरबारियों ने इस आदत को अपने फायदे में बदलने की योजना बनाई। एक चाटुकार दरबारी ने इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बादशाह के कान में यह भर दिया कि बीरबल को उम्दा किस्से और कहानियां सुनाने का बहुत शौक है और वह इस काबिल हैं कि वे किसी भी कहानी को बड़े अच्छे तरीके से सुना सकते हैं। अकबर को यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा। वह सोचने लगे, बीरबल की कहानी सुनने की कला तो मैं अब जरूर देखूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमसे बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, अब मुझे एक बेहतरीन कहानी सुनाओ। बीरबल के लिए यह एक मुश्किल परिस्थिति थी। वह जानते थे कि वह कहानियां सुनाने में विशेष नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर वह एक साधारण सी कहानी भी सुनाएंगे तो बादशाह और दरबारी उन्हें नीचा दिखा देंगे। बीरबल ने सोचा, अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे बादशाह को लगे कि यह कहानी लंबी और दिलचस्प है। इसके बाद बीरबल ने एक नई योजना बनाई। वह अपनी चतुराई से एक ऐसी कहानी तैयार करने लगे जिसका अंत कभी न हो। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, यह बहुत लंबी होगी। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की।
एक समय की बात है, एक किसान था जो बहुत मेहनत करता था। वह खेतों में दिन रात काम करता था और फसल उगाता था। लेकिन एक समस्या थी, किसान का अनाज हमेशा चिड़ियों द्वारा खा लिया जाता था। किसान ने अपनी मेहनत से कमाया हुआ अनाज एक कोठरी में रखा और उसे सुरक्षित करने के लिए सभी उपाय किए। लेकिन एक दिन उसने देखा कि चूहे ने कोठरी के दरवाजे को कुतरकर एक रास्ता बना लिया था। बीरबल ने धीरे धीरे और विस्तार से कहानी सुनानी शुरू की। अब चूहे के रास्ते से कबूतर आते थे और अनाज खाते जाते थे। एक एक कबूतर अंदर जाता और अनाज खाकर बाहर आता, फिर दूसरा कबूतर अंदर जाता। ऐसा ही चलता रहता। बीरबल ने कहानी को बहुत धीरे धीरे बढ़ाया। कबूतर एक एक करके आते जाते रहे, सबने पेट भरकर अनाज खाया। कुछ कबूतर दिन में, कुछ रात में आते। किसान की समस्या हल नहीं हो रही थी, लेकिन कबूतरों की तादाद कम नहीं हो रही थी। अकबर ने आंखें मूंदते हुए सिर हिलाया। वह बीरबल की बातों में खोते जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें कहानी का एक और हिस्सा सुनने का इंतजार था। बीरबल ने कहानी को और बढ़ाया। कबूतरों के झुंड आते जाते, एक एक करके पेट भरते जाते। इस प्रक्रिया में किसान की पूरी फसल कबूतरों ने खा डाली। लेकिन किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कबूतरों को कैसे रोक सकता था। अकबर अब थोड़े बेचैन हो गए थे। कब तक ये कबूतर आते जाएंगे, उन्होंने पूछा। कहाँ खत्म होगी ये कहानी? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, जहाँ पनाह कबूतरों की संख्या हजारों की है, और जब तक सभी कबूतरों ने पेट भरकर अनाज खा लिया, तब तक यह कहानी खत्म नहीं होगी। अकबर को अब समझ में आ गया कि बीरबल ने अपनी कहानी का अंत नहीं रखा था ताकि वह कभी खत्म न हो सके। वह यह जान गए कि बीरबल ने बहुत चतुराई से अपनी इज्जत बचाने का रास्ता निकाला है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने अच्छा किया। अब मुझे समझ में आया कि तुमने कहानी के अंत को जानबूझकर लंबा खींच लिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि बहुत चालाक भी हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं कहानी सुनाने में माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को संभालने का एक तरीका ढूंढ लिया। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने ठीक किया बीरबल, और मैं तुम्हारी चतुराई की सराहना करता हूँ। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की तारीफ केवल अकबर ही नहीं, बल्कि दरबार के सभी मंत्रियों और दरबारियों ने की। बीरबल ने न केवल अपनी इज्जत बचाई, बल्कि दरबारियों की साजिश को भी नाकाम कर दिया। अकबर ने यह समझा कि कभी कभी चतुराई और बुद्धिमत्ता केवल मुसीबत से बचने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए भी बहुत जरूरी होती है। और इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने एक नई मिसाल कायम की, और यह कहानी हमेशा के लिए दरबार में एक सिखाने वाली कहानी बन गई। कहानी 7। सूर्य की किरणें धीरे धीरे जमुना के किनारे पर फैल रही थीं। ताजमहल की तरह सजीव मगर शांत वातावरण में बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल चहलकदमी कर रहे थे। सर्दी की हल्की चिपचिपाहट को छोड़कर हवा में एक ताजगी थी। दोनों शाही महल से बाहर निकले थे ताकि कुछ समय अपने विचारों के साथ बिता सकें। बीरबल हमेशा शांत स्वभाव के होते थे, लेकिन अकबर के साथ चलते हुए वह धीरे धीरे अपनी आंखें नीची रखते हुए चल रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर मुड़े। बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, तुम हमेशा धरती की ओर क्यों देखते हो? क्या यह तुम्हारी वंश परंपरा है या कोई और कारण है? बीरबल ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर हल्के से मुस्कुराए। वह जानते थे कि बादशाह अकबर के सवालों में अक्सर मजाक का एक तत्व छिपा होता था, लेकिन इस बार बीरबल का जवाब कुछ ऐसा था जो बादशाह को सोचने पर मजबूर कर दे।
नहीं पृथ्वीनाथ, बीरबल ने कहा, यह वंश परंपरा नहीं है। दरअसल मेरे पिताजी जब इस धरती को छोड़कर गए थे तो कहीं गुम हो गए थे, और मैं यही सोचता हूँ कि शायद वह किसी दिन सामने आ जाए। इसलिए मैं हमेशा धरती की ओर देखता हूँ। बीरबल की बातों में एक शांति थी, लेकिन साथ ही एक हल्का सा रहस्य भी था। अकबर ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उनके मन में इस अजीब उत्तर को लेकर एक कौतूहल बढ़ने लगा। अकबर की आंखों में एक चमक आई। अच्छा, उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हारे पिताजी को ढूंढ लाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? यह सवाल अकबर ने न सिर्फ मजाक के रूप में पूछा था, बल्कि एक चतुराई की खोज भी थी। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी थी ताकि वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन कर सके। बीरबल का चेहरा एक पल के लिए भी नहीं बदला, और उनकी आंखों में वही शांतिपूर्ण दृष्टिकोण था जो अकबर को हमेशा आकर्षित करता था। आधा आपका, बीरबल ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया। अकबर की हंसी रुकी नहीं। यह उसका पसंदीदा तरीका था, बीरबल की चतुराई से मजाक उड़ाना और फिर उसकी अक्ल की सराहना करना। अकबर ने इस उत्तर पर हंसी के साथ कहा, तुम हमेशा मुझे चमत्कृत करते हो बीरबल, और दोनों की हंसी जमुना के पानी में गूंज उठी। कहानी 8। राजमहल की भव्यता और दरबार की शाही सजावट में एक दिन कुछ विशेष था। बादशाह अकबर ने आज दरबार में आमंत्रित मेहमानों का स्वागत करने का निर्णय लिया था। यह मेहमान दूसरे देशों से आए थे और अकबर के साम्राज्य के साथ बेहतर रिश्ते स्थापित करने के उद्देश्य से यहां आए थे। बीरबल दरबार में उपस्थित थे, जैसे वह हमेशा रहते थे, चुपचाप, परंतु हर किसी की गतिविधियों पर उनकी नजरें थीं। वे जानते थे कि इस दिन कुछ खास होने वाला है, क्योंकि बादशाह अकबर अपने साम्राज्य के विकास के लिए इन मेहमानों से नई योजनाओं पर चर्चा करने वाले थे। कई घंटे बीत चुके थे, मगर बादशाह अकबर दरबार में नहीं आए थे। सभी दरबारी और मेहमान जो दरबार में बैठे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। बीच बीच में एक दो बार बादशाह के दरबारी सेवकों ने आकर कहा था कि वे थोड़ी देर से आएंगे, मगर किसी को भी यह नहीं पता था कि बादशाह कहाँ थे। बीरबल, जो हमेशा अपने कौशल और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे, मेहमानों से हल्के फुल्के मजाक करते हुए उनका मन बहला रहे थे। हालांकि वह समझ गए थे कि यह इंतजार और परेशानी केवल एक अस्थायी स्थिति है। फिर अचानक दरवाजे से एक नौकर आकर बोला, हुजूर, एक बुरी खबर है। बादशाह की मां का निधन हो गया है। वह अभी दरबार में नहीं आ सकते। यह खबर सुनते ही दरबार में एक शोक की लहर दौड़ गई। मेहमानों और दरबारियों ने शोक व्यक्त किया और कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। कुछ ने अपनी पीड़ा जाहिर की तो कुछ खामोशी से चुप रहे। यह एक गहरा दुख था जो सबके दिलों में फैल गया था। लेकिन तभी कुछ मिनटों बाद वही नौकर फिर आया और उसने एक नई खबर दी, हुजूर, बादशाह के घर में बच्चे का जन्म हुआ है। वह अब खुश हैं, मगर उन्हें थोड़ी देर और लगेगी। अब मेहमानों के चेहरे पर असमंजस था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस समय क्या किया जाए। एक ओर दुख था और दूसरी ओर खुशी का समाचार था। क्या वे बादशाह के साथ शोक करें या बच्चे के जन्म की खुशी मनाएं? इस दुविधा में सभी मेहमान उलझे हुए थे। बीरबल, जो पहले से ही दरबार में शांति बनाए हुए थे, ने यह दृश्य देखा और समझ लिया कि मेहमानों को एक समाधान चाहिए। वे जानते थे कि इस स्थिति में अगर सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं आया तो यह उलझन और बढ़ सकती थी। बीरबल हमेशा समस्याओं का हल बड़ी चतुराई से निकालते थे और इस बार भी उनकी सूझबूझ की जरूरत थी। उन्होंने खड़े होते हुए कहा, मुझसे एक बात कहने दीजिए, आप सभी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर मेहमानों ने उनकी ओर देखा।
बीरबल का चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान भी थी। आप सभी को यह निर्णय लेना है कि बादशाह के चेहरे से ही आप यह समझ सकेंगे कि क्या स्थिति है। अगर बादशाह मुस्कराते हुए आते हैं तो हमें उन्हें बच्चे के जन्म की खुशी में मुबारकबाद देनी चाहिए, और अगर वह गमगीन चेहरा लिए आएं तो हमें उनके साथ शोक में शामिल होना चाहिए। बीरबल के इस समाधान पर सभी को संतोष हुआ। अब मेहमानों को किसी प्रकार की उलझन नहीं थी और सभी ने अपनी आंखें दरवाजे पर जमा दी, यह सोचते हुए कि जब बादशाह आएंगे तो उन्हें कैसे पेश आना चाहिए। कुछ ही समय बाद दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और बादशाह अकबर मुस्कराते हुए दरबार में दाखिल हुए। उनकी मुस्कान ने मेहमानों के मन को तसल्ली दी। वे सभी उठे और खुशी के साथ बादशाह को बच्चे के जन्म की मुबारकबाद देने लगे। बादशाह ने भी उन्हें धन्यवाद दिया और इस खुशी के पल को साझा किया। बादशाह की मुस्कान ने सबको राहत दी थी और सबको समझ में आ गया था कि किस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सबके चेहरों पर अब खुशी थी, लेकिन इस बीच बीरबल की सूझबूझ ने सभी का ध्यान खींच लिया था। मेहमानों ने बीरबल की ओर देखा और उनकी समझदारी की सराहना की। बादशाह अकबर भी इस हल्के से तनाव के बीच बीरबल के बारे में सोच रहे थे। जब बादशाह को इस घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी मिली तो उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हो। तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ के बिना हम कहीं न कहीं उलझ जाते। तुम्हारी बातों ने सभी को सही दिशा दी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह केवल एक छोटी सी बात थी, मगर मैंने हमेशा यही जाना है कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। अगर हम सही समय पर सही प्रतिक्रिया दें तो किसी भी उलझन से बाहर निकल सकते हैं। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर हंसे और उन्होंने कहा, तुम हमेशा हमारे सबसे बड़े गुरु की तरह हमें सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हो। आज फिर तुमने यह साबित कर दिया कि तुम हमारे लिए कितने मूल्यवान हो। बीरबल की समझदारी और उनके समाधान ने सबको न केवल एक कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी असमंजस की स्थिति हो तो शांत दिमाग से उसका समाधान निकाला जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बीरबल ने इस स्थिति में भी अपनी नज़ाकत और समझदारी से काम लिया, जिससे सबको सुकून मिला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी मुश्किल वक्त में हमें अपनी सोच को शांत रखना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना चाहिए। बीरबल की तरह हमें हर समस्या का हल सूझबूझ और समझदारी से ही निकालना चाहिए। कहानी 9। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। चोर इतने चालाक थे कि राजमहल के आसपास से भी चीजें गायब होने लगीं। पूरे राज्य में भय का माहौल बन गया। एक दिन दो मूर्ख चोर, रामू और श्यामू, जो चोरी में निपुण नहीं थे, ने एक बड़े महल में चोरी करने की योजना बनाई। रामू ने कहा, श्यामू, हमें इस बार कुछ बड़ा हाथ मारना चाहिए। श्यामू बोला, ठीक है, लेकिन इस बार चालाकी से काम करना होगा। रामू ने सोचा, अकबर का खजाना क्यों न लूटें? सुना है वहां ढेर सारा सोना और हीरे हैं। श्यामू डरते हुए बोला, लेकिन वहां सिपाही बहुत होंगे। रामू ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा भेष बनाऊंगा कि हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। दोनों ने महल के खजाने पर हाथ साफ करने का निर्णय लिया और भेष बदलकर राजमहल के अंदर घुसने की योजना बनाई। अगली रात रामू और श्यामू अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांधकर महल के पिछवाड़े से अंदर घुस गए। रामू ने कहा, श्यामू, हमें सीधे खजाने के कमरे में जाना है। श्यामू बोला, लेकिन यह कमरा है कहाँ? दोनों एक गलती कर बैठे। वे खजाने के कमरे के बजाय अकबर के निजी पुस्तकालय में पहुंच गए। उन्हें लगा कि उन्होंने खजाने का दरवाजा खोल लिया है।
रामू ने धीरे से कहा, श्यामू देखो, यह सारी किताबें सोने जैसी चमक रही हैं। श्यामू बोला, चलो इन्हें बोरियों में भरते हैं। दोनों ने बोरियां भरनी शुरू कर दी, लेकिन चूंकि वे मूर्ख थे, उन्होंने चुप रहने की बजाय बहस शुरू कर दी। रामू ने कहा, तुमने ज्यादा किताबें भरी हैं, मेरा हिस्सा कम हो गया। श्यामू बोला, मेरा वजन उठाने में ज्यादा मेहनत हो रही है, इसलिए ज्यादा किताबें मेरी हैं। उनकी आवाजें इतनी तेज हो गईं कि पहरेदारों ने उन्हें सुन लिया। पहरेदारों ने चोरों को पकड़ लिया और उन्हें अकबर के दरबार में ले आए। अकबर ने गुस्से से पूछा, तुम दोनों कौन हो और महल में क्यों घुसे? रामू डरते हुए बोला, हम तो गरीब हैं महाराज, भूख लगी थी इसलिए खाना लेने आए थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, खाना लेने के लिए किताबें क्यों चुराई गईं? श्यामू चुप हो गया, लेकिन रामू ने तुरंत जवाब दिया, हम पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना चाहते थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, इन मूर्ख चोरों को सजा दो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इनकी सजा भी खास होनी चाहिए। बीरबल ने चोरों को कहा, तुम दोनों को महल के पुस्तकालय में जाकर हर दिन 10 किताबें पढ़नी होंगी और पढ़ने के बाद हमें बताना होगा कि तुमने क्या सीखा। चोर डर गए। रामू ने कहा, लेकिन हमें पढ़ना नहीं आता। बीरबल ने कहा, तो यही तुम्हारी सजा है। जब तक तुम पढ़ना नहीं सीखोगे, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। रामू और श्यामू को मजबूरी में पढ़ाई करनी पड़ी। धीरे धीरे वे पढ़ने और लिखने लगे। कुछ महीनों बाद वे इतने समझदार हो गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। रामू और श्यामू ने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, अगर आपने हमें सजा के बजाय शिक्षा दीक्षा न दी होती तो हम अब तक मूर्ख और चोर ही रहते। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। इस तरह मूर्ख चोर रामू और श्यामू अपनी मूर्खता छोड़कर समाज के अच्छे नागरिक बन गए। उनकी कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। कहानी 10। एक समय की बात है जब अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में शाही दरबार लगा था। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबार में एक प्रसिद्ध पंडित आए। उनका नाम पंडित विष्णु था और वे पूरे देश में अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। पंडित विष्णु ने सम्राट अकबर से मिलने की अनुमति मांगी। अकबर ने उन्हें स्वागत किया और कहा, आपका स्वागत है पंडित जी। आप हमारे दरबार में आकर बहुत सम्मानित महसूस करेंगे। पंडित विष्णु ने अपने अभिमान के साथ कहा, सम्राट, मैं यहाँ किसी प्रकार के सम्मान की उम्मीद में नहीं आया हूँ। मुझे केवल एक चुनौती का सामना करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, चुनौती? वह कैसी चुनौती है पंडित जी? पंडित विष्णु ने गर्व से कहा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक मंत्री है जिसका नाम बीरबल है। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन मैं उसकी बुद्धिमानी का परीक्षण करना चाहता हूँ। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वह बीरबल की तरफ मुड़े और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, सम्राट, मैं तैयार हूँ। पंडित विष्णु ने अपनी चुनौती शुरू की। मैं बीरबल से कुछ सवाल पूछूंगा और अगर वह जवाब दे पाए तो मैं हार मान लूंगा, लेकिन अगर वह उत्तर नहीं दे पाए तो वह मेरी बुद्धिमानी को स्वीकार करेंगे। पंडित विष्णु ने पहला सवाल पूछा, अगर एक बगीचे में 4 पेड़ हैं और हर पेड़ में 5 शाखाएं हैं और हर शाखा में 7 फल हैं, तो उस बगीचे में कुल कितने फल होंगे? बीरबल ने सोचा और तुरंत उत्तर दिया, कुल फल 140 होंगे। पंडित विष्णु चौंक गए और कहा, तुमने कैसे जवाब दिया? बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह गणना बहुत सरल है।
अगर हर पेड़ में 5 शाखाएं हैं और हर शाखा में 7 फल हैं, तो हर पेड़ में कुल 35 फल होंगे। 5x7 35। अब चूंकि बगीचे में 4 पेड़ हैं, तो कुल 35x4 140 फल होंगे। पंडित विष्णु अपनी असफलता को स्वीकार करते हुए चुप हो गए, लेकिन उन्होंने बीरबल से अगला सवाल पूछा। इस बार पंडित विष्णु ने कहा, यदि एक आदमी को एक दिन में 1 किलो चाय पत्तियां बेचने का लक्ष्य हो और वह हर दिन 800 ग्राम बेचता है, तो उसे कितने दिन में पूरा लक्ष्य पूरा होगा? बीरबल ने एक पल सोचा और उत्तर दिया, आदमी को 5 दिन में लक्ष्य पूरा करना होगा। पंडित विष्णु चौंक गए और बोले, तुमने फिर सही उत्तर दिया। तुमने कैसे ऐसा किया? बीरबल ने जवाब दिया, यह बहुत साधारण है। अगर वह 800 ग्राम रोज बेचता है, तो 1 किलो 1000 ग्राम पूरा करने में उसे 1801.25 दिन लगेंगे। तो उसे हर दिन थोड़ा और अधिक बेचना पड़ेगा। पंडित विष्णु हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने एक और सवाल पूछा। अब पंडित विष्णु ने बीरबल से पूछा, मान लीजिए कि तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम 10 रुपए के नोट से 9 रुपए का सामान खरीदते हो, तो तुमने कुल कितना लाभ कमाया? बीरबल ने इस सवाल को सुनते ही जवाब दिया, तुमने 9 रुपए का सामान खरीदा है, तो तुम्हें 1 रुपए का लाभ हुआ। पंडित विष्णु ने कहा, यह क्या जवाब है? तुमने कैसे सोचा? बीरबल ने जवाब दिया, यह सवाल वास्तव में बहुत साधारण है। तुमने 9 रुपए का सामान खरीदा है और 10 रुपए के नोट से भुगतान किया है, तो तुम 1 रुपए का लाभ समझ सकते हो। यह गणना का एक तरीका है। पंडित विष्णु चुप हो गए और फिर से हार मान ली। पंडित विष्णु को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अकबर से कहा, सम्राट, मुझे लगता है कि बीरबल की बुद्धिमानी में कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे एक सवाल पूछने का अधिकार चाहिए। अकबर ने हंसी के साथ कहा, पंडित जी, अब आप भी हमें चकमा देने की कोशिश करेंगे? पंडित विष्णु ने गंभीरता से कहा, नहीं, यह एक सरल सवाल है। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? अकबर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ हर चुनौती का सामना किया जाएगा। आप अपना सवाल पूछिए। पंडित विष्णु ने पूछा, अगर आपके पास 3 दरवाजे हों और एक दरवाजा खोला जाए, तो आप किस दरवाजे से बाहर निकलेंगे? अकबर ने बिना देर किए जवाब दिया, मैं उस दरवाजे से बाहर निकलूंगा जिसे मैं खोलूंगा। पंडित विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब दिया आपने सम्राट। इस प्रकार पंडित विष्णु की चुनौती बीरबल के हाथों हार चुकी थी, लेकिन अकबर और बीरबल दोनों ने पंडित विष्णु का आदर किया। पंडित विष्णु ने अपनी हार स्वीकार की और सभी को यह सिखाया कि विद्वत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से समझने और उपयोग करने में भी होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चुनौती चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, सही सोच और बुद्धिमानी से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कहानी 11। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के दरबार में एक अमीर और कंजूस सौदागर आया। उसका नाम भीमलाल था और वह अपनी कंजूसी के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था। उसे पैसे से बहुत प्यार था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास कितनी संपत्ति है, वह किसी को 1 पैसा भी नहीं देना चाहता था। उसकी कंजूसी की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दिन वह अकबर के दरबार में आया और अकबर से मिलने का अवसर पाया। अकबर ने उसे बड़े आदर से बैठने को कहा। बीरबल, जो अकबर के सबसे करीबी सलाहकार थे, वह भी वहां मौजूद थे। भीमलाल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं अपने व्यापार में बहुत सफल हूँ। मुझे अपने व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। मैं अपनी कंजूसी और पैसे के मामले में बहुत बुद्धिमान हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अच्छा है कि तुमने अपनी मेहनत से धन अर्जित किया है।
लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने अपने पैसे का उपयोग किस तरह किया है। भीमलाल ने गर्व से जवाब दिया, महाराज, मैं अपने पैसे को किसी पर भी खर्च नहीं करता। मुझे पता है कि कैसे पैसा बचाना है। मुझे अपनी कंजूसी पर गर्व है। इस पर अकबर हंसते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, इस आदमी को अपनी कंजूसी पर बहुत गर्व है। क्या तुम इसे किसी तरह से समझा सकते हो कि कंजूसी से जीवन में कोई खुशी नहीं मिलती? बीरबल एक पल चुप रहे, फिर उन्होंने सोचा और अकबर से कहा, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे हम इस सौदागर को उसकी कंजूसी की असलियत समझा सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तो फिर तुम इसे समझाओ, मुझे देखना है कि तुम्हारा तरीका क्या है। बीरबल ने एक योजना बनाई और अगले दिन भीमलाल को दरबार में बुलाया। भीमलाल, मुझे सुना है कि तुम बहुत कंजूस हो और मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ, बीरबल ने कहा। हम तुम्हारे साथ एक खेल खेलेंगे। अगर तुम जीत जाते हो तो हम तुम्हारी कंजूसी को सलाम करेंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी कंजूसी छोड़नी होगी। भीमलाल ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम मुझसे कैसे खेल सकते हो? मैं तो धन के मामले में सबसे ज्यादा समझदार हूँ। बीरबल ने एक छोटा सा खजाना रखा जिसमें सोने के सिक्के और बहुमूल्य रत्न थे। यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सवाल का सही जवाब देना होगा, बीरबल ने कहा। भीमलाल ने खजाने को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो, लेकिन मैं इसे जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने एक सवाल पूछा, तुम्हारे पास एक अद्भुत क्षमता है। तुम अपनी कंजूसी से बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें यह खजाना मिल जाए तो तुम क्या करोगे? भीमलाल ने जल्दी से जवाब दिया, मैं इसे अपनी दुकान में रखूंगा और इसे और भी बढ़ाऊंगा। मैं किसी को भी एक पैसा नहीं दूंगा ताकि और अधिक पैसे कमा सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कंजूसी की बात समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें बताऊं कि धन का असली मूल्य तब है जब तुम उसे अच्छे कार्यों में खर्च करते हो, न कि केवल उसे जमा करने में। तुम जितना पैसे का संचय करोगे, उतना ही तुम्हारी जिंदगी में अकेलापन और खालीपन बढ़ेगा। अकबर ने बीरबल की बात को सुना और कहा, बीरबल, तुम्हारे शब्दों ने मुझे एक नई सोच दी है। भीमलाल, तुम अब यह समझ सकोगे कि सिर्फ पैसे जमा करने से जीवन में खुशी नहीं आती। भीमलाल को अपनी कंजूसी पर शर्म आई। वह अकबर और बीरबल से माफी मांगते हुए बाहर चला गया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अब हम भीमलाल को समझा पाए कि कंजूसी से जीवन में कोई सच्ची खुशी नहीं मिलती। कहानी का शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में केवल पैसे जमा करने से खुशियां नहीं मिलती। अगर हम अपनी संपत्ति को अच्छे कार्यों में उपयोग करें तो वही असली खुशी है। कंजूसी से न तो हमारी आत्मा संतुष्ट होती है और न ही हमारा जीवन सार्थक बनता है। कहानी 12। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के शासनकाल में एक व्यापारी राजधानी आगरा में आया। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और चालाक व्यापारी था, जो हमेशा अपने व्यापारिक कौशल से दूसरों को चकित करता था। वह व्यापारी हर किसी से अपनी तारीफ करवाना चाहता था और अकबर के दरबार में आकर अपनी चातुर्य दिखाना चाहता था। व्यापारी ने सोचा कि अगर वह अकबर और उनके मंत्री बीरबल को अपने व्यापार के बारे में कुछ खास बातें बता सके तो उसकी ख्याति पूरे साम्राज्य में फैल जाएगी। व्यापारी ने दरबार में कदम रखा और अकबर के पास जाकर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक ऐसा व्यापारी हूँ जो अपने व्यापार के माध्यम से बहुत बड़ा नाम और संपत्ति बना चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और आपके मंत्री बीरबल मुझे सुने और मेरे व्यापारिक ज्ञान को सम्मान दें। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा,
व्यापारी, हम हमेशा नए ज्ञान और सुझावों के लिए तैयार रहते हैं। बीरबल, क्या तुम इस व्यापारी की बातों को सुनने के लिए तैयार हो? बीरबल, जो कि अकबर के दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री था, बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, महाराज, मैं तैयार हूँ। व्यापारी, आप अपनी बात शुरू करें। व्यापारी ने अपने ज्ञान की शुरुआत करते हुए कहा, महाराज, मैंने यह सीखा है कि व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण बात है समय का सदुपयोग। अगर आप समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो कोई भी व्यापार में नुकसान नहीं कर सकता। मेरी सलाह है कि हर व्यक्ति को अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। व्यापारी ने अपनी बात जारी रखी, दूसरी बात जो मैंने सीखी है वह है संबंधों का महत्व। अगर आप व्यापार में अच्छे संबंध बना लें तो फिर आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज, क्या आप इस व्यापारी की बातों से सहमत हैं? अकबर ने सोचा और कहा, व्यापारी की बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन बीरबल, मुझे इस व्यापारी के शब्दों को एक परीक्षा में डाले बिना विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर ने व्यापारी से कहा, आपकी बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसे प्रमाणित करें। हम आपको एक चुनौती देते हैं। इस चुनौती को पूरा करने के बाद ही हम आपकी बुद्धिमानी पर विश्वास करेंगे। व्यापारी उत्सुकता से बोला, महाराज, मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपको एक बड़ा व्यापार देंगे, लेकिन इसका एक विशेष नियम होगा। आपको 3 महीने के भीतर यह व्यापार एक निश्चित लाभ में बदलकर लाना होगा, अन्यथा हम इसे असफल मानेंगे। व्यापारी ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। वह सोच रहा था कि उसे यह कार्य आसानी से पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि वह एक समझदार और अनुभवी व्यापारी था। जब व्यापारी ने यह चुनौती स्वीकार की तो बीरबल ने अकबर से एक योजना बनाई। वह जानता था कि व्यापारी बहुत चालाक था, लेकिन उसके साथ एक मजेदार और शिक्षा देने वाली योजना बनानी थी। अगले दिन बीरबल और अकबर दोनों व्यापारी के पास गए। बीरबल ने व्यापारी से कहा, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा व्यापार करते हैं। हमें लगता है कि आप इस व्यापार में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज, मेरी योजनाएं सटीक होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस चुनौती को पूरा कर लूंगा। अकबर ने कहा, तब ठीक है व्यापारी, हम आपको यह वस्त्र बेचने का व्यापार देते हैं। इन वस्त्रों को 3 महीने के भीतर अधिकतम लाभ में बदलकर लाना होगा। व्यापारी ने उन वस्त्रों को देखा और सोचा, यह व्यापार मेरे लिए बहुत आसान होगा। ये वस्त्र बहुत ही शानदार हैं और मुझे विश्वास है कि मैं इन्हें अच्छे दामों पर बेच सकता हूँ। व्यापारी ने व्यापारी का काम शुरू किया, लेकिन बीरबल ने अकबर से एक गुप्त योजना बनाई। बीरबल ने व्यापारी के रास्ते में छिपकर उसकी चालों पर नजर रखी। व्यापारी ने बहुत चालाकी से काम करना शुरू किया, लेकिन बीरबल ने उसकी हर चाल को पहचान लिया। 3 महीने बाद व्यापारी अकबर के दरबार में हाजिर हुआ और कहा, महाराज, मैंने आपके दिए हुए वस्त्रों का व्यापार कर लिया है। मैं बहुत मुनाफा कमाया हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी, हमें यह जानने की जरूरत है कि आपने कितनी मेहनत की है और किस तरह से यह व्यापार किया है। हमें हर चीज का पूरा विवरण चाहिए। व्यापारी ने अपनी बातों को घुमा फिरा कर बताया, लेकिन बीरबल ने तुरंत पहचान लिया कि व्यापारी ने एक झूठी कहानी बनाई है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि व्यापारी ने सच नहीं कहा है।
हमें इसकी योजना और कामकाजी तरीके पर गौर करना चाहिए। अकबर ने व्यापारी से सवाल किए और व्यापारी ने हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन बीरबल ने व्यापारी की हर बात का सामना किया और उसकी कहानी को खंडित किया। अंत में अकबर और बीरबल ने व्यापारी से कहा, हमने तुम्हारी चतुराई को समझ लिया है। तुम्हारी चालाकी और जंगली व्यापारिक तरीकों का हमें ज्ञान हो चुका है। तुम चाहे जितना भी व्यापारिक ज्ञान दिखाओ, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। व्यापारी को अकबर और बीरबल की योजना समझ में आ गई। उसने सीखा कि व्यापार में सफलता केवल अच्छे संबंधों, सच्चाई और ईमानदारी से ही प्राप्त की जा सकती है। उसने अकबर से माफी मांगी और अपनी चालाकियों को छोड़ने का प्रण लिया। अकबर और बीरबल ने व्यापारी को सलाह दी कि अगर वह भविष्य में ईमानदारी से व्यापार करेगा तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। व्यापारी ने यह समझा और नए सिरे से अपनी व्यापारिक योजना बनाई। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि व्यापार और जीवन में सफलता केवल सच्चाई, ईमानदारी और सही मार्ग पर चलने से ही मिलती है, न कि केवल चालाकी और धोखाधड़ी से। कहानी 13। गर्मी का मौसम आ चुका था और आम का स्वाद लाजवाब था। सम्राट अकबर अपने महल के बगीचे में बैठे थे। उनके पास उनकी बेगम और उनके प्रिय मंत्री बीरबल मौजूद थे। महल के बगीचे में हरियाली छाई हुई थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो गर्मी को कुछ शांत कर रही थी। पेड़ों पर आमों की भरमार थी और हर तरफ उनकी महक फैल रही थी। अकबर ने बीरबल को आमों के एक बास्केट की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, आज आमों का मौसम है, क्यों न हम कुछ खास करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बादशाह सलामत, आज के दिन तो इन आमों का स्वाद कुछ और ही होना चाहिए। अकबर और बीरबल ने आमों की एक बड़ी टोकरी से कुछ आम निकालकर खाए। बेगम ने भी कुछ आम खाए, लेकिन वह चुपचाप बैठी हुई थीं। अकबर के साथ मजाक करने की आदतें तो हमेशा से थीं, लेकिन आज कुछ अलग ही हो रहा था। अकबर आम चूसते हुए अपनी गुठली और छिलके छुपकर बेगम की प्लेट में डालने लगे। उनकी यह चालाकी बेगम ने देखी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप बैठी रहीं। बादशाह अकबर ने फिर बीरबल से कहा, देखो बीरबल, मैंने तो केवल कुछ आम खाए हैं, पर बेगम साहिबा ने तो गुठली और छिलकों का ढेर लगा दिया। बेगम का चेहरा लज्जा से झुक गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह बस अकबर की ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश करती हैं। बीरबल ने अकबर के शब्दों को सुना और उसकी चुप्पी को समझ लिया। वह जानते थे कि यह एक मजाक था, लेकिन उनकी चतुराई से न केवल बादशाह को खुश करना था, बल्कि बेगम को भी सम्मान देना था। वह स्थिति को आसानी से समझ गए कि क्या कहना चाहिए। अकबर की बात सुनकर बेगम थोड़ी झेंपसी गईं, मगर वह अभी भी चुप थीं। इस बीच अकबर अपनी चतुराई से मुस्कुराए और बीरबल की ओर देखा। वह जानते थे कि बीरबल इस तरह की स्थिति में कभी चूकते नहीं हैं। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर बिना देर किए कहा, आम तो हम सबने बराबरी से खाए हैं, बादशाह सलामत, परंतु इसको क्या कहा जाए कि आपने तो गुठली छिलकों सहित खा डाले। यह सुनकर अकबर का चेहरा झेंप से लाल हो गया। उन्होंने सोचा था कि यह मजाक अब उन्हें ही थोड़ा हंसी में ढालने वाला होगा, लेकिन बीरबल ने पलटकर उसे ही एक और हंसी का अवसर बना दिया था। बेगम ने यह सुनते ही सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक संतुष्टिपूर्ण मुस्कान थी और अकबर को यह समझ में आ गया कि बीरबल ने इस स्थिति को कैसे हल किया था। वह न केवल उन्हें चुप करवा चुके थे, बल्कि बेगम का दिल भी जीत लिया था। अकबर ने धीरे से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो।
तुमने अपनी चतुराई से हमें कभी निराश नहीं किया। यह मजाक तो तुमने इतना सुंदर बनाया कि अब मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए। बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का खेल तो कुछ और ही है। मुझे लगता है कि जो मजाक हुआ वह मेरे लिए एक सबक था। अकबर ने हंसी में कहा, तो क्या तुम मान रही हो कि मैं गुठली छिलके खा गया था? बेगम ने तर्क किया, नहीं बादशाह सलामत, गुठली छिलके तो आपने बेगम के हिस्से में डाल दिए थे और यही सही था। सभी हंस पड़े। महल की हवा में हल्का सा शोर गूंजने लगा। यह एक मजेदार पल था जो सबके दिलों में हमेशा के लिए याद रह गया। दिन ढलते हुए अकबर और बेगम महल में लौट गए और बीरबल अपनी चालाकियों के साथ महल की गलियों में चलते रहे। बादशाह को यह अनुभव हो चुका था कि कभी कभी चतुराई से सामान्य स्थिति भी हंसी और खुशी में बदल सकती है। आज का दिन केवल आमों का मजाक नहीं था, बल्कि यह भी था कि अकबर और बीरबल का संबंध सिर्फ राजा और मंत्री का नहीं, बल्कि एक दोस्ती का था। और यह भी कि बीरबल की बातों से सिर्फ अकबर ही नहीं, बल्कि बेगम भी कभी कभी सीखती थीं। मगर यह सब तब संभव हुआ जब चतुराई के साथ थोड़ी सी समझदारी और मित्रवत स्वभाव के साथ हर स्थिति को देखा जाए। कहानी यहीं समाप्त होती है, जहां एक साधारण सा मजाक भी एक महान संदेश दे जाता है। कहानी 14। यह घटना उस समय की है जब अकबर अपने दरबार में बैठा था और राजमहल में आम जनता की शिकायतों का निवारण कर रहा था। दरबार में लोग आकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगते और अकबर उन्हें न्याय प्रदान करने का प्रयास करता। एक दिन दरबार में एक महिला आई जिसका चेहरा चिंता और गम से बुझा हुआ था। उसने अकबर से अनुरोध किया, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है और अब वह मुझसे दूर भाग गए हैं। कृपया मुझे मदद करें। अकबर ने महिला की बात ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे और हर मामले में उनकी मदद करते थे। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, महाराज, यह मामला थोड़ा जटिल प्रतीत होता है। क्या आप इसे मेरे ऊपर छोड़ना चाहेंगे? अकबर ने सहमति दी और बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मामले का समाधान निकाले। बीरबल ने महिला को शांति से बैठने के लिए कहा और फिर एक चतुर सवाल पूछा, आपके पति कहाँ गए हैं और आपने उनका पीछा क्यों नहीं किया? महिला ने कहा, वह मुझसे दूर भाग गए हैं और मुझे यह भी नहीं पता कि वह कहाँ गए हैं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर दरबार के अन्य लोगों से पूछा कि क्या किसी ने महिला के पति को कहीं देखा है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता पाया। इस पर बीरबल ने कुछ निर्णय लिया और अकबर से कहा, महाराज, इस मामले में हमें महिला के पति की तलाश करने के बजाय उसके पति के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उससे कुछ निष्कर्ष निकालने चाहिए। अकबर और बीरबल के बीच यह संवाद चल ही रहा था कि अचानक दरबार में एक व्यक्ति आया जो अपने चेहरे पर गहरी चिंता लिए हुआ था। वह व्यक्ति बीरबल के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मुझे आपके मदद की आवश्यकता है। मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। मेरे व्यापार में एक बड़ा संकट आ गया है। मुझे लगता है कि किसी ने मेरे व्यापार में धोखा दिया है। बीरबल ने उसे सुना और कहा, आप चिंता न करें, हम आपकी मदद करेंगे। कृपया अपनी पूरी कहानी बताएं। व्यापारी ने कहा, मैंने बहुत मेहनत से अपने व्यापार को फैलाया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे यह समझ में आया कि किसी ने मेरे व्यापारी तंत्र में सेंध लगाई है और मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बीरबल ने व्यापारी की पूरी बात सुनी और फिर अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज, क्या आपको लगता है कि इन दोनों मामलों में कोई समानता हो सकती है? अकबर थोड़ा चकराया और बीरबल ने आगे कहा, दोनों मामलों में लोग धोखा देने की बात कर रहे हैं,
लेकिन क्या हम इसे केवल धोखा मान सकते हैं या फिर इसमें कुछ और छिपा हो सकता है? अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई, लेकिन वह चाहते थे कि बीरबल इस मामले में और सोच विचार कर कोई समाधान निकाले। बीरबल ने महिला और व्यापारी से अलग अलग सवाल किए और फिर कुछ वक्त बाद एक सटीक निष्कर्ष पर पहुंचे। बीरबल ने दोनों मामलों को ध्यान से समझा और फिर अकबर से कहा, महाराज, मैंने दोनों मामलों का विश्लेषण किया है। इस प्रकार के मामलों में अक्सर बाहरी परिस्थिति को देखने की बजाय हमें व्यक्तियों के व्यवहार और उनकी मानसिक स्थिति को समझना होता है। फिर बीरबल ने महिला से कहा, महाराज, यह महिला अपना घर छोड़ने के बजाय अपने पति की तलाश क्यों नहीं कर रही है? क्या वह अपने पति को सच्ची प्रेम और श्रद्धा से चाहती है? महिला ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता और इसलिए वह मुझे छोड़कर चला गया। बीरबल ने महिला से कहा, आपका मानना है कि आपके पति ने आपको धोखा दिया है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी दृष्टि को इस पर बदलने का प्रयास किया है? शायद आपके पति के साथ कोई समस्या हो सकती है जिसके कारण वह आपसे दूर भागे हों। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आपको लगता है कि व्यापार में हुई हानि को केवल धोखा माना जा सकता है या फिर कुछ और कारण हो सकता है? व्यापारी चुप हो गया। बीरबल ने कहा, व्यापार में कभी भी नुकसान का कारण केवल धोखा नहीं होता। कभी कभी हम खुद अपने व्यापार में किसी तरह की गलती कर देते हैं जो नुकसान का कारण बनती है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। वास्तव में कभी कभी हम किसी स्थिति को देखकर उसे सही तरीके से समझने में विफल हो जाते हैं। बीरबल ने दोनों मामलों को इस प्रकार सुलझाया कि महिला को यह समझ में आया कि वह अपने पति के बारे में बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। उसने अपनी गलती मानी और अपने पति को ढूंढने की बजाय अपने परिवार की स्थिति सुधारने का निर्णय लिया। व्यापारी को यह समझ में आया कि व्यापार में हानि केवल धोखा नहीं बल्कि उसकी अपनी लापरवाही भी हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने अपने ज्ञान और समझ से इस मुश्किल स्थिति को सुलझाया। यह साबित करता है कि न्याय और समझदारी के बिना कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। इस प्रकार अकबर और बीरबल की जोड़ी ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि केवल न्यायप्रियता और समझ से ही किसी भी समस्या का समाधान संभव है।